जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज साहू आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज भैया हम फिर से मैथ वाली क्लास को प्रारंभ करेंगे और आपको मैंने बताया था कि धीरे धीरे हमारा सिलेबस ख़त्म भी हो रहा है, पर आप लोग इसके नोट्स बनाते रहें। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जो पश्चिम घाट पर्वत। भैया कौन सा घाट पढ़ रहे थे? पश्चिम घाट पर्वत। और इस पश्चिम घाट पर्वत में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखी थी। आज हम जो पश्चिम घाट पर्वत में पढ़ेंगे वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जैसे जिनके एग्जाम टेट और सुपर टेट के हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी ये क्लास। तो आइए पढ़ते हैं, और हमारे लिए तो है ही है। तो सबसे पहले हम थोड़ा मैप बनाते हैं नीचे वाला और फिर चलते हैं। तो हमने ये देखा था कि पश्चिम घाट जो पर्वत है, कौन सा पर्वत भैया? पश्चिम घाट पर्वत। तो पश्चिम घाट पर्वत का एक विस्तार हमने आपसे बताया था कि हम चलेंगे कहाँ से? ताप्ती नदी से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे भैया? ताप्ती नदी से चलेंगे और कहाँ तक आएंगे? नीलगिरी की पहाड़ी तक। कहाँ तक आ जाएंगे भैया? नीलगिरी पहाड़ी तक। और जिन लोगों ने पिछला वीडियो ना देखा हो वो देखे जाके, क्योंकि वहाँ से अगर चीज़ें नहीं समझी हमने तो आगे ये मैप है भैया। और मैंने कहा आज आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है मैप, परंतु जब आप परीक्षा में जाएंगे तो भैया ये आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। और ये मैप वाली रामबाण सीरीज है, इसीलिए मैंने कहा है कि आप मैप को देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि पश्चिम घाट आपको लाइन नहीं पढ़नी है, आपको पॉइंट नहीं पढ़ना है, आपको सीधे देखना है कि ताप्ती नदी से गए नीलगिरी की पहाड़ी तक। और ये ताप्ती अगर नदी से नीलगिरी की पहाड़ी तक गए तो कौन सा पर्वत कहलाया? सह्याद्री। कौन सा कहला भैया? सह्याद्री या पश्चिम घाट पर्वत। दूसरी बात करेंगे, अगर यहीं पर महानदी से, कहां से एक नदी पड़ती है हमारी, कौन सी? महानदी। और ये जो महानदी से अगर नीलगिरी तक पहुंचे तो ये कहलाता है पूर्वी घाट पर्वत। ये चीजें मैंने पिछले भी वीडियो में बताई थी, पर यहां से हम चीजों को प्रारंभ कर रहे हैं तो हमें यहां से चीजों को देखना है। तो भैया अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहां से मैंने बताया था कि 16 डिग्री अक्षांश। कौन सा अक्षांश भैया? 16 डिग्री अक्षांश आपको सह्याद्री पर्वत को दो भागों में विभाजित करता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा अक्षांश सह्याद्री पर्वत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो कौन सा कर देगा भैया? वो हो गया 16 डिग्री अक्षांश। और अब अगर बात करें उत्तर की, तो यहां पर आप देखोगे इसे हमने कहा था उत्तरी सह्याद्री पर्वत। क्या कह देंगे भैया? उत्तरी सह्याद्री पर्वत। और ये जो उत्तरी सह्याद्री पर्वत है भैया, इसमें हमने बहुत सारी चीजें थी, वो समस्त जानकारियां मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखी हैं, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बढ़ेंगे भैया आगे की ओर, और जब आगे बढ़ेंगे तो देखते क्या है, तो यहीं पर एक चोटी है और वो चोटी है भैया महाबालेश्वर। महाबालेश्वर की पहाड़ी। अब ये जो महाबालेश्वर की पहाड़ी है ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहीं पर आप देखोगे जो महाबालेश्वर की पहाड़ी है और इस पहाड़ी से एक नदी निकलती है, और मैंने कहा था ये नदी आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, और ये नदी भैया हो जाती कृष्णा। कौन सी नदी हो जाएगी? कृष्णा नदी। तो आपसे कह सकता है कि कृष्णा नदी का उद्गम कहां से है? तो उद्गम का मतलब मैंने बताया था, जहां से नदी निकलती है उसे हम उद्गम कहते हैं, और जहां नदी गिर जाती है उसे मुहाना कहते हैं। और अगर नदी का पानी, नदी की धारा किसी नदी के में मिल रही है तो वो सहायक के रूप में बहेगी। तो ये भैया कृष्णा नदी हो गई। और यहां से याद रखिएगा, आपसे कह सकता है कि कृष्णा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है?
तो कृष्णा नदी भैया आपकी निकलती है महाबालेश्वर की पहाड़ी से। और यहीं पर याद रखिएगा, यहां पर एक चीज याद रखिएगा, कृष्णा जो है वो दक्षिण भारत की, क्या कह सकते हैं, कृष्णा जो है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो यहां से ये भी याद रखेंगे। अब यहीं पर आप जाओगे तो ये जो क्षेत्र है पश्चिम घाट वाला है, यहीं पर आपको जैसे गुफाएं मिल जाएंगी, जैसे एक गुफा मिल जाती है जो आपसे पूछी भी बहुत जाती है, एलोरा। क्या पूछा जाता है, एलोरा। तो जो एलोरा होती है यहीं पर इनको पढ़ लो। तो एलोरा जो होती हैं, ये एलोरा औरंगाबाद में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं भैया, औरंगाबाद। और ये औरंगाबाद अगर आपसे पूछे तो भैया महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो याद रखो कि एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इसके साथ साथ भैया आप एक गुफा और लगा दो जो महाराष्ट्र में ही पड़ती है, अजंता। कौन सी, अजंता। तो आपसे कह सकता है एलोरा व अजंता की गुफाएं कहां पर पड़ती हैं। तो एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं भैया वो महाराष्ट्र में पड़ती हैं। अब यहीं पर आप आओगे तो पश्चिम घाट पर्वत में हमको दो दर्रे मिले थे भैया। पश्चिम घाट पर्वत में हमको दो दर्रे मिले थे। तो यहां पर एक पाल घाट मिला था। कौन सा मिल गया था भैया, पाल घाट मिला था। और दूसरा कौन सा मिल गया था, सिनकोट मिल गया था। हमने कहा था इसको हम सिनकोटा भी कह सकते हैं। और दोनों मिले कहां पर, तो वो भैया केरल में मिले। कहां पर मिले, केरल में मिले। तो सिनकोट दर्रा और पाल घाट दर्रा कहां पर हो गए भैया, तो वो हो जाएंगे कहां पर, केरल में। और बात आई केरल में तो यहीं से याद रखिएगा, इसी पर्वत पर एक घाटी पड़ती है। कौन सी पड़ती है, एक घाटी पड़ती है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और वो भैया घाटी हो जाती है कौन सी, शांत घाटी। क्या हो गया, शांत घाटी, या इसे लोग कह लेते हैं साइलेंट वैली। क्या कह देंगे भैया, साइलेंट वैली। तो आपसे कह सकता है साइलेंट वैली। तो याद रखिएगा कि साइलेंट वैली किस राज्य में पड़ती है, तो हमने भैया आपको बताया कि केरल में पड़ती है। तो यहां से याद करिए कि साइलेंट वैली, भैया साइलेंट वैली किस राज्य में आ गई, शांत घाटी किस राज्य में आ गई, तो शांत घाटी केरल में आ गई। और एक साथ मैं अगली क्लास में घाटियां और दर्रे और आपकी पहाड़ियां संपूर्ण करवा दूंगा कि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इतना आप अगर याद कर लेते हैं, इतना रट डालते हैं, तो भैया आपको मैं कह रहा हूं कि आप पेपर में करके आएंगे, क्योंकि आप ले रहे हैं मैथ वाली क्लास। और इस क्लास को शेयर भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं और करें, ये आपका भी काम है। मैं अपना काम बहुत ही पूर्ण ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहीं पर देखेंगे कि जो पश्चिम घाट पर्वत है, यहां पर दो दर्रे मिलेंगे हमको। एक मिलेगा थाल घाट और दूसरा कौन सा मिलेगा, भोर घाट। कौन सा मिल गया भैया, एक मिल गया थाल घाट और दूसरा मिल गया भोर घाट। तो आपसे कह सकता है कि थाल घाट व भोर घाट दर्रे किस राज्य में पड़ते हैं, तो भैया याद रखिएगा कि आपका जो थाल घाट और भोर घाट दर्रे हैं वो भैया महाराष्ट्र में पड़ते हैं। कहां पर पड़ते हैं, तो महाराष्ट्र में पड़ते हैं। अब यहीं से आप देखो कि मैंने दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पढ़ाई थी, और यहीं पर मैं आपको कुछ मेले पढ़ाने वाला हूं जो भारत के सबसे पवित्र मेले हैं। तो आइए इसका लीजिए भैया स्क्रीनशॉट, और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हटा देते हैं इसको, रफ करते हैं और बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। और आगे जाएंगे तो हम पढ़ना हमको यही है सह्याद्री पर्वत ही। और सह्याद्री पर्वत के बाद आज ही मैं आपको आंतरिक पहाड़ियां पढ़ाना प्रारंभ कर दूंगा।
तो अजंता एलोरा भी याद रखिएगा, महाबालेश्वर की पहाड़ी भी याद रखिएगा। अब अजंता की भी पहाड़ियाँ हैं। तो अब जब आगे बढ़ेंगे तो यहीं से याद रखिएगा, आपको 2 दर्रे मिले और 2 दर्रों में आप देखिएगा, एक आपको मिला थाल घाट और दूसरा आपको मिला कौन सा भैया, भोर घाट। कौन सा मिल गया भैया, भोर घाट मिल गया। एक थाल घाट तो दूसरा भोर घाट और तीसरा पाल। तो याद रखिएगा पाल नीचे होंगे, ठीक है। तो थाल, भोर और पाल, 3 दर्रे इस पर याद रखेंगे। तो ये जो थाल घाट दर्रा है ये नासिक को मुंबई से जोड़ देता है। नासिक को किससे जोड़ देता है, मुंबई से। तो याद रखिएगा, आपसे अगर ये कह दे कि कौन सा दर्रा नासिक और मुंबई को जोड़ता है, तो भैया नासिक और मुंबई को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा भैया आपका पाल घाट। अब आ गए भोर घाट पे। तो भोर घाट जो दर्रा है वो पुणे व मुंबई को जोड़ देता है, पुणे को मुंबई से जोड़ देता है। तो याद रखिएगा पुणे और मुंबई को कौन जोड़ता है, अगर आपके एग्जाम में ये चीज आ जाए तो क्या लगा देंगे भैया, लगा देंगे हम भोर घाट। क्या लगा देंगे हम, भोर घाट लगा देंगे। अब भैया बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे यहां पर मैंने आपको कल बताया था पिछली क्लास में, मतलब एक पहाड़ी हमारी कौन सी मिली थी, त्र्यंबक। कौन सी पहाड़ी मिल गई थी भैया, त्र्यंबक पहाड़ी। और इस पहाड़ी से एक नदी निकाली थी हमने, गोदावरी। कौन सी निकाली थी भैया, गोदावरी। और ये गोदावरी हमने बताया था दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। भाई दक्षिण भारत की कैसी हो जाएगी, सबसे लंबी नदी हो जाएगी। अब बढ़ेंगे तो हमने कल बात करी थी कि हम पढ़ेंगे क्या भैया, भारत के पवित्र मेले। एक अर्ध कुंभ था, उसको हमने कर दिया कुंभ, और जो कुंभ था उसको कर दिया हमने महाकुंभ। तो ये जो कुंभ और महाकुंभ हैं, याद रखिएगा ये भारत के सबसे पवित्र मेले हैं, भारत के सबसे पवित्र मेले हैं। और ये जो हमारी गोदावरी है, इसी के तट पे हमने कल कहा था एक नासिक पड़ता है। कौन सा पड़ता है भैया, नासिक पड़ता है। और ये जो कुंभ होता है ये आपका नासिक में लगता है। कहां पर लगता है, नासिक। तो याद रखिएगा कि कुंभ का आयोजन कहां पर होगा, नासिक। और नदी कौन सी पड़ जाएगी भैया, गोदावरी। कौन सी पड़ जाएगी, गोदावरी। आपसे यह भी कह सकता है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो भैया नासिक आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर तट पर है। इसके बाद जाओगे तो याद रखिएगा वर्ष कुंभ कितने बार लग सकता है, कुंभ कहां लगता है, मतलब कितने बार नहीं, कहां कहां पर लगता है। तो ये 4 स्थानों पर लगता है। कितने स्थानों पर लगता है, 4 स्थान। अब 4 आप देखोगे, ये तो नासिक गोदावरी हो गया, दूसरे भी पढ़ लेते हैं। और जब उनमें पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप उत्तर जाओ, उत्तर में सबसे पहले मिलेगा आपका हरिद्वार। कौन सा मिलेगा भैया, हरिद्वार। और आप याद रखें कि हरिद्वार किस नदी के तट पर है, तो किस तट पे है भैया, गंगा। कहां है, गंगा। और हरिद्वार से क्वेश्चन करिएगा याद, और इसे लिखिएगा स्टार लगा के। और जब स्टार लगा के लिखेंगे क्या, तो वो देखते हैं। तो ये जो हरिद्वार है, यहीं से याद रखिएगा गंगा पर्वत को छोड़कर, गंगा पर्वत को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है। कहां पर प्रवेश कर जाती है भैया, मैदान में। तो ये स्टार लगा के लिखेगा भैया, ये स्टार वाला क्वेश्चन है कि गंगा पर्वत को छोड़कर मैदान में कहां से प्रवेश करती है, तो पर्वत को छोड़कर गंगा हरिद्वार से करती है। और हरिद्वार में याद रखिएगा महाकुंभ का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है भैया, महाकुंभ का। महाकुंभ 2 जगह लगेगा और कुंभ कितनी जगह लगेगा, 4 जगह लगेगा। और कुंभ
4 जगह। तो अब आगे चलते हैं, तो आगे देखेंगे कि ये हरिद्वार हो गया और गंगा के तट पे हो गया। अब इसके बाद हम जाएंगे तो हमको मिल जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद, और जो इलाहाबाद है वो 3 नदियों के संगम पे है। आपका सरस्वती, सरस्वती, गंगा, यमुना। तो याद रखिएगा कि 2 जगह जो कुंभ लगता है, 2 जगह जो महाकुंभ लगता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो कुंभ है वो 4 जगह लगेगा और महाकुंभ 2 जगह लगेगा। तो अगर इधर उधर कुछ हो जाए तो आप एकदम ध्यान रखिएगा। तो अब आगे चलते हैं, तो यहां पर याद रखिएगा इलाहाबाद में क्या लग जाता है, महाकुंभ। तो 2 जगह तो मिल गया, हरिद्वार और इलाहाबाद में महाकुंभ लगता है और कुंभ तो लगेगा ही लगेगा भाई। इसके बाद जाओगे तो यहां पर आप देखोगे उज्जैन नगरी, महाकाल की नगरी। कौन सी भैया, उज्जैन नगरी। और ये उज्जैन नगरी है किसकी, महाकालेश्वर की है, महाकाल की नगरी है। और इस नगरी में लगता है आपका कुंभ। और यह नगरी पड़ती है, जो नदी पूछी जाती, क्षिप्रा। ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इस पर भी लगा लीजिएगा स्टार, कि आपसे ये कहेगा कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। तो उज्जैन भैया आपका कौन सी नदी आ गई, क्षिप्रा। तो इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। आपको मैंने नदियां भी बता डाली हैं, थाल घाट, भोर घाट, त्र्यंबक की पहाड़ी से गोदावरी निकली थी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो गई। और जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके देखे। और आप देखोगे कि मैंने एक तरफ से विधिवत तरीके से मैप के माध्यम से आपकी भूगोल विषय को समाप्त कर रहा हूं। तो जो लोग नए हैं वो आप फर्स्ट क्लास से देखे जाके, और जब पहली क्लास से देखेंगे और यहां तक आएंगे तो आप एकदम रम चुके होंगे मैप के साथ। और जब रम चुके होंगे तो आपको भैया मजा आने लगेगा, और मजा आने लगा तो आप देखोगे फिर क्या बात है। और अगर आनंद आ गया तो फिर तो बहुत ही मजा है। अब यहां से आगे चलो तो उज्जैन नगरी क्षिप्रा नदी के तट पर, नासिक गोदावरी नदी के तट पर, आपका इलाहाबाद सरस्वती गंगा यमुना के संगम पर, आपका हरिद्वार गंगा और गंगा पर्वतों को छोड़कर मैदान में प्रवेश कर जाती है। अब ये बात आई कि कुंभ का आयोजन, आपसे ऐसे कहेगा कि कुंभ का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है, कुंभ का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है। तो बात आई कि कुंभ का आयोजन कितने वर्षों में करेंगे। तो कुंभ का जो आयोजन होता है वो भैया होता है 6 वर्षों। कितने वर्षों में होगा, 6 वर्षों में। और यहीं पर जब आगे बढ़ोगे तो महाकुंभ का आयोजन 12 वर्ष में होगा। कितने वर्ष में होगा भैया, 12। तो इस बात को याद रखिएगा, महाकुंभ का आयोजन 12 वर्षों में याद रखेंगे और कुंभ का आयोजन 6 वर्षों में। ठीक है, अब इसका लें आप सभी स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहां से मैं आपको एक ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं जो आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में मिलती हैं। अब मिलती क्या है, तो सबसे पहले आप देखोगे एक जैव विविधता वाला क्वेश्चन मिलता है कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ होती है। तो ये मैंने पहली क्लास में जैव विविधता के बारे में समझाया था कि जैव विविधता होती कहाँ पर, होती क्या चीज है और कहां पर सबसे ज्यादा हो सकती है और कहां पर सबसे कम हो सकती है और क्यों हो सकती है। रीजन के सही, रट्टा नहीं मारना है, समझना है फिर ध्यान देना उसको समझ के याद करना है। ऐसे नहीं कि बस रटे हैं, क्या रट रहे हैं कोई भरोसा नहीं, बस रटना है। तो वो जो आप देखोगे जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि हमारे कवि रहे, उन्होंने कहा है कि भारतीय रेलगाड़ी के डिब्बे के समान है, जिधर इंजन जाएगा उधर ही डिब्बे जाएंगे। तो मतलब हम थोड़ा काम अपने दिमाग से करें, अपनी चीजों को समझें कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए।
दूसरों पर ही डिपेंड नहीं होना है कि जो वही कहेंगे वही मैं करूँगा। आप अपने लिए भी चीज़ें देखें। तो आप रटें, याद करें पर समझ के। और भैया ये परीक्षा की घड़ी है, तो भैया जुड़ जाएं अभी। तो मैथ वाली क्लास के साथ आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन करके आएंगे। अब यहां पर बात आई, हमने कहा जैव विविधता। क्या कहा? जैव विविधता। जैव विविधता। अब जैव विविधता क्या है? तो यहां पर दो चीजें मैं देखता हूं कि ये प्रायद्वीप भारत है, फिर जैव विविधता को देखता हूं। प्रायद्वीप भारत, और जो प्रायद्वीप भारत है, अब ये आप देखोगे इस जैव विविधता के लिए ये जिम्मेदार है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। यहां पर प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं, तो नदियां दो प्रकार की हैं। एक बनाती है डेल्टा। क्या बनाती है भैया? डेल्टा। जब नदी की यूनिट पढ़ेंगे तो ज्यादा पढ़ेंगे, पर यहां पर कुछ चीजें पढ़ लेते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एस्चुअरी। एस्चुअरी, तो जो एस्चुअरी होती है और एक होता है डेल्टा। तो अब एस्चुअरी और डेल्टा, एस्चुअरी और डेल्टा होता क्या है? तो याद रखिएगा इनकी परिभाषा कि यहां पर आप देखोगे ये भारत का पश्चिम घाट पर्वत है, ये पढ़ लिया आपने। अब आप देखोगे ये पश्चिम घाट पर्वत है, कल मैंने बताया था पहली क्लास में, तीव्र ढाल है इसका, और इसका ढाल मंद है। तो अब आप देखोगे इसका ढाल अगर मंद है तो जो नदियां होंगी, ये आपसे कभी कभी पूछ देता है भारत के किस घाट का ढाल खड़ा है, तो खड़ा ढाल वाला पश्चिम घाट है। क्या है भैया? पश्चिम घाट है। और ये जो खड़ी ढाल हो गई तो ये तीव्र ढाल हो गया। और तीव्र ढाल यहां पर आप देखोगे अब नदियां जो होती हैं वो ढाल से नीचे की ओर बहती हैं। तो ढाल कहां पर है? आपका पश्चिम घाट। और पश्चिम घाट की कई सारी नदियां, जैसे आपको मिल जाएगी महानदी, ठीक है, आपको मिल जाएगी कृष्णा, आपको मिल जाएगी गोदावरी, आपको मिल जाएगी कावेरी। ये जो नदियां हैं ये भैया डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा। तो अगर आपसे कहे कि डेल्टा बनाने वाली नदियां, और ऊपर से याद रखेंगे तो ऊपर गंगा भी हमारी डेल्टा बनाती है। क्या करती है? गंगा भी हमारी डेल्टा बनाती है। तो अगर आपसे ये एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं, तो याद करो गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। अब डेल्टा होता क्या है? तो पहली बात समझें कि जब नदी निकलती है जहां से उद्गम होता है और फिर उसकी कुछ सहायक नदियां आकर मिलती हैं, तो जो नदी का धारा होता है, जो नदी का क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। और जब नदी में पानी ज्यादा होता है तो नदी जब बहती है तो आप देखोगे अपने किनारों को काटते हुए चलती है। अब जब किनारों को काटते हुए चल रही तो कुछ उसके साथ गार्बेज, कचड़ा, मलबा, ये सब बहता हुआ चला जा रहा है। पर धीरे धीरे जैसे नदी आप देखोगे आगे की ओर प्रवाहित होती रहेगी, तो वैसे वैसे नदी का जो प्रवाह है वो मंद होने लगेगा। प्रवाह का मतलब जो बहाव है वो धीमा होने लगेगा। और जब प्रवाह मंद होने लगेगा तो वो जो कचरा है आप देखिएगा नदी क्या करेगी? अपने किनारों पर छोड़ने लगेगी, बीच में छोड़ने लगेगी, तो पानी किनारों से बहने लगेगा। और जब किनारों से बहने लगेगा तो आप देखिएगा ये जो आकृति बन जाती है, और ये आकृति कैसी कहलाती है भैया? डेल्टा कहलाती है। क्या कहलाती है? डेल्टा। और ये नदियां ये भी कह सकते हैं एक परिभाषा के रूप में कि डेल्टा बनाने वाली नदियां जो होती हैं अपने मुहानों पर गाद जमा कर देती। क्या कर देती हैं? गाद जमा कर देती हैं, जिसके कारण आप देखोगे पानी तो जाता है बंगाल की खाड़ी में, पर पता नहीं चल पाता कि गया कि नहीं गया। दूसरी बात, अब आप देखो जो एक्सचुरी बनाने वाली नदियां क्या है? तो जो एक्सचुरी बनाने वाली नदियां हैं उन नदियों की बात करते हैं। तो जब उन नदियों की हम बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे तो एक्सचुरी बनाने वाली नदियों का एक चीज याद कर लीजिएगा, मुहानों पर गाद नहीं जमता, मुहानों पर गाद नहीं जमता।
अब याद करें, मुहानों पर अगर गाद नहीं जमेगा तो जमेगा क्या? कुछ नहीं जमेगा। तो अगर मुहानों पर गाद नहीं जमेगा तो बहाव तीव्र होगा, और बहाव तीव्र होगा तो अब जब जहां पर गिरेंगे एक लंबा क्षेत्र कवर करेंगे, और वो आप देखिएगा कि वो एक्सुरी जोन कहलाता है, एक्सुरी जोन कहलाता है। ठीक है, अब इसका लें स्क्रीनशॉट और यहाँ याद कर लें 2-3 नदियाँ, फिर मैं दिखाता हूँ कि जैव विविधता कैसे आएगी। जैसे भारत की एक्सुरी बनाने वाली नदियाँ आपसे पूछा भी जाता है कि कौन कौन सी भारत की जो नदियाँ हैं वो एक्सुरी का निर्माण करती हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो एक्सुरी बनाती हैं। जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही को ले सकते हो, मांडवी को ले सकते हो। ये सब नदियां क्या करती हैं भैया? आपकी एक्चुअरी बनाती हैं। डेल्टा बनाने वाली भी मैंने प्रमुख नदियां बता दी, एक्चुअरी बनाने वाली भी प्रमुख नदियां बता दी, पर आपके एग्जाम में जो पूछी जाती है वो नर्मदा और ताप्ती ही पूछी जाती है। कौन सी पूछी जाती है? नर्मदा, ताप्ती। और यहीं पर एक नदी देख लीजिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। पश्चिम घाट पर्वत की नदी है शरावती, शरावती। और ये जो शरावती नदी है ये पश्चिम घाट की है और ये कर्नाटक में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? कर्नाटक। अब आप देखिएगा जो शरावती नदी है, इस शरावती नदी पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का गैर पंक्तिबद्ध, भारत का गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात, भारत का गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात या सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा भारत का गैर पंक्तिबद्ध, समझिएगा, भारत का सबसे ऊंचा गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात, तो वो हो जाएगा भैया जोग। सुना होगा कौन सा जलप्रपात? जोग, या गरसप्पा भी कहते हैं, या इसे आप महात्मा गांधी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? महात्मा गांधी। और ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हम लोग रटे हैं बहुत दिनों से। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग, पर भैया नहीं है जोग। ये आप नोट कर लीजिएगा, जब ऑप्शन में कभी फंस जाएगा तो आपका जोग गलत हो जाएगा। ऐसा देखना है तो 2018 पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यही पॉइंट था, और इसमें यह बात लिखी गई भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो वहां भैया हम लोग प्रपात, तो हम लोग रटे पड़े हैं, और रटे पड़े हैं कौन सा? जोग भैया। कौन सा? जोग। वहां पर ऑप्शन में दिया उसने जोग, और जोग के साथ एक दे दिया कुचिकल। कौन से दे दिया भैया? कुचिकल। अब जब आगे आयोग ने देखा तो वहां पर कुचिकल लगा दिया, तो भैया कुचिकल तो था ही सबसे ऊंचा, तो कुचिकल लगाएगा ही। तो आप देखते हैं, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछे तो याद रखिएगा कुचिकल या कुचिकल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो गया भैया? कुचिकल। अब आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा कैसे भैया, हमने तो पढ़ा है, बहुत सारी किताबों में पढ़ा है कि भारत, और बहुत सारी जगह पढ़ाया भी गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, पर मैंने कंडीशन लगाई, भारत का सबसे ऊंचा, भारत पीछे कर लीजिएगा, गैर पंक्तिबद्ध। गैर पंक्तिबद्ध का मतलब है कुचिकल क्या होता है कि पहले इस पहाड़ पर गिरा, इस पहाड़ से इस पहाड़ पर गिरा, इस पहाड़ से इस पहाड़ पर गया, तो वो पंक्तिबद्ध है, वो कई पंक्तियों को बनाता चलाता है, तो वो हो गया भारत का सबसे। और जो ये ऊंचा है तो ये एक बार में ही नीचे आ जाता है, एक पंक्ति बनाता है, इसीलिए मैंने कहा गैर पंक्तिबद्ध, कि कोई पंक्ति नहीं बनाता। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो इसका लें स्क्रीनशॉट, और आप देखेंगे मैंने आपको ये बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब यही एक चीज लिख लीजिए, फिर मैं इसे रब करता हूं। जैसे कुचिकल है, तो आपसे कभी कह दे किस नदी पर है, तो यहां पर एक नदी पड़ती है वराह, और ये वराह जो नदी बहती है वो कहाँ बहती है? कर्नाटक। कहाँ पर बहती है? कर्नाटक। तो इतना कर लीजिए, फिर इसे रफ कर देते हैं,
फिर आगे बढ़ते। तो आप देखो कि बहुत चीज़ें आपको मैं एकदम नई करा रहा हूँ, तो आपका भी काम है इसे भैया शेयर करते रहो, और जितना शेयर करोगे, जितना लाइक होगा, जितना कमेंट होगा, मैंने कहा उतना ही मुझे एक नई ऊर्जा मिलेगी, और उस नई ऊर्जा से मैं आपको चीज़ें पढ़ाता रहूँगा। आप देखिएगा मैंने ये नोट करके क्वेश्चन याद रखिएगा, इन्हें स्टार लगाइएगा इन क्वेश्चनों पर। तो भैया हम दो चीज़ें देख लेते हैं कि जैव विविधता कैसे कहाँ पर ज़्यादा होती है। तो आइए, किस घाट में ज़्यादा होगी। तो जैव विविधता के बारे में एक चीज़ समझो, हमने कहा दो जोन बताए आपको, एक डेल्टा कि पूर्वी घाट डेल्टा बनाने वाली नदियों का है, और एस्चुअरी आपकी जितना भी आप देखो कि पश्चिम की नदियां हैं वो एक्चुअली बनाती हैं, क्योंकि इसका ढाल कैसा है, खड़ा है। तो यहाँ से याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा ढाल आपका खड़ा है, तीव्र ढाल है। कैसा ढाल है भैया, तीव्र ढाल है, या हम कह सकते हैं खड़ा ढाल है। खड़े ढाल की वजह से अब आप देखोगे जो नीचा ढाल होगा उसी की तरफ नदियां बहती हैं। तो नदियां जब बहती तो आप देखोगे धीरे धीरे जब पानी बहता है तो धीरे धीरे बहाव होता जाता है, और गार्बेज आ जाता है, धीरे धीरे मंद हो जाता है, और यही हो जाता है क्या भैया, आपका डेल्टा। क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे तो ये जो नदियां होंगी, इन नदियों के कारण आप देखोगे जब यहां पर गिरती हैं तो मुहानों पर गाद रहता है। मुहानों पर गाद रहता है मतलब कचड़ा रहता है, और जब कचड़ा होगा तो बहाव धीरे धीरे होगा, तो यहाँ पर धीमे धीमे पानी जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इधर आपकी बंगाल की खाड़ी मिल जाएगी। कौन सी खाड़ी मिल जाएगी भैया, बंगाल। और आप सभी को पता है कि समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है। और जैव विविधता का मतलब बताया था मैंने, जैव विविधता। तो जैव विविधता का मतलब होता है जहां पर वनस्पतियों की प्रजातियां ज्यादा हो, क्या हो जाए, वनस्पतियां ज्यादा हो जाए। दूसरा, जीवों की प्रजातियां ज्यादा हो जाए। जहां पर जितनी जनसंख्या हो जाए वहां की जैव विविधता सबसे मजबूत होगी। और ऐसा अगर आपको एक एक चीज समझनी है जैव विविधता की, तो पहली क्लास भूगोल विषय का आपको पहली क्लास लेनी होगी, और वो आप जाके ले सकते हैं, उसके वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने सारे डला रखे हैं। तो अब आप देखो कि डेल्टा वाले जोन वो हो गया। अब एक्सुरी वाला जोन होता है। एक्सुरी का मतलब मैंने बताया कि जिनके मुहानों पर गाद ना जमे, मुहानों पर गाद ना जमे। अगर गाद नहीं जमेगा तो ये बताइए यहां से अगर नदी आती है तो उसका बहाव तीव्र होगा, और जब बहाव तीव्र होगा तो जब नदी समुद्र में गिरेगी तो अपना एक क्षेत्र बनाएगी, और अपना जब क्षेत्र बनाएगी तो यहां पर आप देखिएगा कि ये क्षेत्र बनाएंगी, ये सारा क्षेत्र मीठे पानी का हो जाएगा। किस पानी का हो जाएगा भैया, मीठे पानी का हो जाएगा। अब यहां मीठा पानी हो गया, तो अब देखिएगा कि जो समुद्र में होता है तो खारा पानी होता है। तो अब यहां पर इस जोन में ये वाला जैसे यहां पर खारा भी होगा मीठा भी होगा, तो यहां पर संक्रमण जोन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे भैया, संक्रमण जोन कहेंगे। और हम कह सकते हैं संक्रमण जोन में दो प्रजातियां रह सकती हैं, जो खारे पानी वाली है वो भी रह सकती है, जो मीठे पानी वाली है वो भी रह सकती है। तो अब ये बताएं भाई कि अगर ये आप देखोगे यहां पर मीठे पानी वाली भी प्रजाति रह रही, यहां पर खारे वाली, तो यहां पर आपको ज्यादा प्रजातियां खारे वाली मिलेंगी। तो बताओ कि अगर मीठे वाले क्षेत्र में वनस्पतियां मीठी वाली हो सकती हैं जो मीठे पानी में उगती हैं, खारे पानी वाली भी हो जाएंगी, तो अब दोनों मिल जाएंगी। तो बताओ वनस्पतियां पश्चिम घाट में भारत में ज्यादा होंगी कि पूर्वी घाट में ज्यादा होंगी। अब बताओ सबसे ज्यादा जैव विविधता क्यों हुई पश्चिम घाट में। रटना नहीं भैया, बिना रटे सीख जाएं, ऐसा मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां से जब हम बात करेंगे तो अब बात क्या करेंगे, तो अब ये पश्चिम घाट हो गया, तो आपसे कह सकता है भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता, कौन सी भैया, जैव विविधता कहां पर पाई जाती है। तो कहां पर बता देंगे भैया कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता भैया पश्चिम घाट में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, पश्चिम घाट में। और अभी तक हम ये क्वेश्चन रट लेते थे, और इस क्वेश्चन पे भैया लगा लो स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंस सकता है।
और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आज तक रटते थे। आज मैंने आपको चीजें बता दी कि ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा क्यों हुआ जो पश्चिम घाट की जैव विविधता सबसे ज्यादा हो गई। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, एक्चुअरी बनाने वाली नदियां भी बता दी, डेल्टा भी बता दिया, डेल्टा बनाने वाली नदियां भी प्रमुख सारी बता दी, आपको मैंने जैव विविधता भी बता दिया, भारत में किस तट का ढाल तीव्र है, किसका मंद है, ये भी बता दिया, क्योंकि यहाँ से सब बड़ी बड़ी नदियाँ निकली तो उन नदियों ने इस तट को एकदम काट पीट दिया है, अब ये अपने अस्तित्व में बचा ही नहीं है। अब आप देखोगे बात एक कर लेते हैं, जैसे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं पूर्वी घाट से, तो पूर्वी घाट आपसे पूछ सकता है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा भैया, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। अब आप देखोगे कई स्रोतों में इनके नाम अलग अलग मिलते हैं, कहीं कहीं पर सर्वोच्च शिखर आपको विशाखापत्तनम मिल जाएगा, विशाखापत्तनम जो पर्वत है वो सर्वोच्च शिखर माना गया है आपका पूर्वी घाट का। कई स्रोतों में आपको महेंद्रगिरी मिलेगा, कौन सा, सर्वोच्च शिखर में आपको महेंद्रगिरी मिल जाएगा महेंद्रगिरी, तो आपसे कह सकता है, तो याद रखिएगा। और ये वाला एक बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो वहां ऑप्शन अकॉर्डिंग लगाएंगे कि अब आपसे कौन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, आपको मैंने पश्चिम घाट पढ़ा दिया, पूर्वी घाट पढ़ा दिया, ये कहते हैं पश्चिम घाट से एक एक चीज पढ़ा दी, आपको कोई भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है। अब भैया एक काम आप लोग भी करिएगा, इसके नोट्स बना डालिएगा, और अगर मजा आ रहा है पढ़ने में तो वीडियो को भैया कर दीजिएगा शेयर, पहुंचा दीजिएगा सबके पास। और आज हम भैया क्लास को देते हैं यहीं विराम, अगली क्लास में आपकी मैं आंतरिक पहाड़ियों को बताऊंगा, और ये भी गजब तरीके से मैप से, क्योंकि भैया ये मैप वाली क्लास है, यहां मैप के बगैर कुछ नहीं होगा, हर चीज का मैप होगा। और ये मैप आपके परीक्षा के समय बहुत काम आएगा भैया। रिवीजन करने में इतनी जल्दी रिवीजन होता है कि आप समझ नहीं पाओगे, आपको तब लगेगा कि वाकई मैप क्या चीज है भैया, मैप क्या चीज है, और जियोग्राफी बिना मैप के है ही नहीं। तो आज मैं क्लास को यहीं देता हूं विराम। तो आप सभी से एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो अगर उन्नाव क्षेत्र के हैं तो वो आ जाएं भैया जीआईसी स्कूल के सामने, हमारी क्लासेस संचालित होती हैं, आप आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैंने कहा है कि मैं आपको संपूर्ण विषय को धीरे धीरे खत्म कर दूंगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।